हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं अस्थमा यानी कि दम्मा के बारे में। आज हम लोग जानते हैं कि दम्मा होने का मेन कारण क्या होता है, इसमें कौन सा सिम्टम्स वगैरह पाया जाता है। अगर दम्मा का इन्फेक्शन किसी को हो जाता है तो इसमें हम लोग कौन सा मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, ये सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अस्थमा यानी कि दम्मा एक ऐसा कंडीशन होता है जिससे पेशेंट को जो है सांस लेने में परेशानी होता है। इसके बाद घुटन जैसा महसूस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दम्मा कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि दम्मा होने का मेन कारण क्या होता है। दम्मा होने का मेन कारण होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का यानी कि नैरो हो जाना, यानी कि जो हमारा श्वसन नली होता है यह सिकुड़ जाता है, संकुचन आ जाता है। इस कंडीशन से जो है दम्मा होने का संभावना रहता है। इसके बाद ब्रोंकाइल ट्यूब में म्यूकस वगैरह जमा हो जाता है, यानी कि कफ वगैरह जमा हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, अस्थमा होने का संभावना रहता है। इसके बाद एलर्जी का कारण होता है। इसके बाद आरटीआई इन्फेक्शन होने का कारण होता है। बार बार आरटीआई इन्फेक्शन यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का कारण भी है, अस्थमा होने का संभावना रहता है। इसके बाद इसमें कौन कौन सा लक्षण पाया जाता है। अगर किसी को अस्थमा हो जाता है तो उसको क्या होता है, सांस लेने में परेशानी होता है। इसके बाद सांस के दौरान व्हीजिंग टाइप का आवाज आता है, यानी कि साय साय का आवाज आता है। इसके बाद जो है सांस फूलने लगता है, खांसी होता है। इसके बाद जो है जल्दी जल्दी सांस लेने जैसा इच्छा होता है। इसके बाद बार बार आरटीआई इन्फेक्शन का होना, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का होना, ये सब लक्षण पाया जाता है अस्थमा में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अस्थमा के ट्रीटमेंट के बारे में। अस्थमा का जो ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट के सिम्टम्स के आधार पे हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और इसका डोज जो है पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसका डोज का डिसाइड करते हैं, किस डोज में देना है और किस डोज में नहीं देना है। तो सबसे पहले अस्थमा के पेशेंट में क्या सिम्टम्स पाया जाता है, इसमें जो है पेशेंट को घुटन जैसा महसूस होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, ऑक्सीजन का कमी होने लगता है। इसके बाद जो है पूरा चेहरा लाल जैसा होने लगता है। तो सबसे अगर अस्थमा के पेशेंट को ऑक्सीजन वगैरह का कमी होता है तो सबसे पहले हम लोग उसको ऑक्सीजन वगैरह देते हैं। इसके बाद जो है निबुलाइजर वगैरह दे सकते हैं, और इंस्टेंट रिलीफ के लिए जो है हम लोग इंजेक्शन वगैरह दे सकते हैं। कौन सा इंजेक्शन देते हैं, कौन सा एंटीबायोटिक वगैरह दे सकते हैं, इसमें जो है हम लोग मोनोसेप एसबी इंजेक्शन दे सकते हैं। इसको जो है हम लोग 1 ग्राम भी दे सकते हैं, अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो हम लोग 1.5 ग्राम का भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या कंपोजिशन रहता है, इसमें कंपोजिशन रहता है सेफ्ट्राक्जोन प्लस सल्बेक्टम, इसमें मिला हुआ रहता है। इसके बाद हम लोग मोनोसेप एसबी 1 ग्राम लेते हैं। इसके बाद डेरिफाइलिन एम्पूल लेते हैं। इसके बाद जो है 1 ml डोक्सोना मिलाते हैं। ये तीनों इंजेक्शन मिलाने के साथ में जो है हम लोग जो अस्थमा का पेशेंट होता है उसको आईवी देते हैं, यानी कि इंट्रावेनस देते हैं। इसको कितना दिन तक दे सकते हैं, इसको जो है हम लोग 3 से लेकर 5 दिन तक देते हैं। सुबह शाम इसको दे सकते हैं, यानी कि बीडी दे सकते हैं। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद जो है धीरे धीरे पेशेंट को आराम मिलने लगता है, यानी कि रिलीफ होने लगता है। इसके बाद अगर अस्थमा का पेशेंट को अगर हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका बीपी को देखना होता है, ब्लड प्रेशर को चेक करना होता है। या अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो उस कंडीशन में जो है हम लोग डेक्सोना का यूज कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हाई है या हार्ट का पेशेंट है तो उस कंडीशन में जो है हम लोग को डेक्सोना देने से बचना चाहिए, यानी कि डेक्सोना नहीं देना चाहिए। इसके बाद जो है हम लोग इसके बदले में हम लोग बेटनेसोल एम्पूल दे सकते हैं। अगर बेटनेसोल एम्पूल नहीं भी देते हैं तो मोनोसेप एसबी 1 ग्राम या डेरिफाइलिन हम लोग मिला के दे सकते हैं। इससे भी जो है पेशेंट को धीरे धीरे आराम मिलने लगता है। इसके बाद हम लोग कौन सा टेबलेट वगैरह दे सकते हैं, टेबलेट में जो है हम लोग लिवोसिट एम टेबलेट दे सकते हैं। इसको नाइट में हम लोग ओडी देते हैं, यानी कि रात में एक टाइम दे सकते हैं। इसमें क्या कंपोजिशन रहता है, इसका कंपोजिशन रहता है लिवोसिट्रिजिन प्लस मुंटुलुकास्ट मिला हुआ रहता है, जो कि एलर्जिक कंडीशन में अच्छा काम करता है। इसके बाद जब इंजेक्शन वगैरह खत्म हो जाता है, जब इसको देने के बाद जो है जब इंजेक्शन समाप्त हो जाता है, इसके बाद जो है हम लोग कौन सा एंटीबायोटिक देते हैं, इसमें जो है हम लोग एजिवेक्ट 500 mg देते हैं। एजिवेक्ट में क्या कंपोजिशन रहता है, इसमें जो है एजिथ्रोमाइसिन मिला हुआ रहता है। इसके बाद इसको कितना दिन तक देना होता है, इसको 7 से लेकर 10 दिन तक हम लोग देते हैं, ओडी देते हैं, यानी कि दिन में एक टाइम देते हैं। इसके बाद जो है हम लोग कौन सा कफ सिरप का यूज कर सकते हैं, इसमें जो है हम लोग एस्कोरिल एलएस सिरप ले सकते हैं। इसके बाद बोरोजेडेक्स सिरप ले सकते हैं। इसके बाद आस्थाकाइंड सिरप ले सकते हैं। ये तीनों में से कोई एक सिरप हम लोग को लेना होता है। इसके बाद अगर अस्थमा का पेशेंट का अगर खांसी हो रहा है, अगर खांसी को समझ में नहीं आ रहा है, पहचान नहीं पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में चाहे सूखा खांसी हो या गिल्ला खांसी हो, तो इस कंडीशन में जो है हम लोग एक सिरप और देते हैं, क्या इसमें डीएक्स सिरप मिला देते हैं। तो इसमें कौन सा सिरप ले सकते हैं, एस्कोरिल एलएस सिरप ले सकते हैं, और उधर से जो है चाहे कोरेक्स डीएक्स या टक्स क्यू डीएक्स सिरप हम लोग ले सकते हैं।
इसको जो है किस तरह लेना है, 10 ml करके हम लोग TID यानी कि दिन में 3 टाइम ले सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग एक गैस का दवाई लेना होता है, पेंटॉप 40 भी ले सकते हैं या पेंटॉप DSR कैप्सूल ले सकते हैं, इसको BD ले सकते हैं यानी कि सुबह शाम हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग अस्थालिन इनहेलर का भी यूज कर सकते हैं। अस्थालिन इनहेलर को हम लोग किस तरह लेना होता है, इसको जो है हम लोग दिन में 3 से 4 बार इसको ले सकते हैं। इसके बाद फुराकोट इनहेलर भी ले सकते हैं, चाहे अस्थालिन लीजिए या फुराकोट इनहेलर लीजिए, इसको भी जो है हम लोग 3 से 4 बार ले सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग निबुलाइजर का यूज कर सकते हैं। अगर अस्थमा का पेशेंट ज्यादा कफ वगैरह जम गया है तो निबुलाइजर देने से क्या होता है, कफ धीरे धीरे कम होने लगता है। इसमें कौन सा मेडिसिन मिलाते हैं, इसमें जो है डुआलिन प्लस बुडाकोट को मिला के हम लोग निबुलाइजर करते हैं। कितना दिन तक करना होता है, इसको 3 से लेकर 5 दिन तक जो है हम लोग एक निबुलाइजर करते हैं। इससे जो है धीरे धीरे अस्थमा का पेशेंट को आराम मिलने लगता है। तो इस तरह से जो है हम लोग अस्थमा का पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट को एक चीज का और ध्यान क्या रखना चाहिए, अगर अस्थमा का पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो है हम लोग एस्पाइरिन टेबलेट नहीं दे सकते हैं। इसके बाद जो है एस्पाइरिन टेबलेट देने से क्या होता है, एलर्जिक का कंडीशन बढ़ने का संभावना रहता है। इसके बाद बीटा ब्लॉकर टेबलेट को देने से बचना चाहिए। बीटा ब्लॉकर में जैसे एटनॉल टेबलेट आ गया, प्रोपेनॉल टेबलेट हो गया, ये सब टेबलेट देने से जो है बचना चाहिए। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।